गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक आपको जो सिलेबस कराया गया है उसमें आपने मैनेजमेंट के टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। उसी टॉपिक में आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप थर्ड यूनिट में प्लानिंग जो इसका फंक्शन है उसको अच्छे से कवर कर चुके हो। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग, जिसे मैं एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में आपको करवाऊंगी ताकि एग्ज़ाम के लिए आपको जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने हैं वो आप अच्छे से कर सको। सो आई होप कि आप कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे और हर स्लाइड को ध्यान से देखोगे, जिससे आपकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प होगी। चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं उन 5 फंक्शंस को आपकी बुक में 5 यूनिट के तौर पे दिखाया गया है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट थी प्लानिंग, वो आप पहले ही कर चुके हैं। सेकंड यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सिस्टेमेटिकली स्ट्रक्चर्ड तौर से काम करता है। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यू बेसिस पे वो अपने काम पे लगा रहता है। सिस्टेमेटिकली स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग है कि वहाँ हर एक पर्सन को पता होता है कि उसकी क्या पोस्ट है, क्या उसकी लायबिलिटीज़ है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और इस प्रोसेस में जो काम किए जाते हैं उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ग्रुप एक्टिविटी ऑफ एन इंटरप्राइज एंड इस्टेब्लिश अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सभी पर्सन्स को उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो या किसी भी पोस्ट का पर्सन हो, उसे अपनी लायबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़, अपने राइट का पता होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सभी काम परफेक्ट तरीके से होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लें हम अपने स्कूल में या किसी भी स्कूल में, एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे जो भी स्कूल के रूल रेगुलेशन है या जो पॉलिसी है वो हमारे जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो डिसाइड करते हैं। उन रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करते हैं? हमारे कोऑर्डिनेटर्स करते हैं। और क्या वो काम अच्छे तरीके से हो रहा है उसको देखने के लिए हमारे HODs वगैरह होते हैं। और जो स्टडी का जो काम होता है उसके लिए हमारे पास टीचर्स होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है जिसमें हर पर्सन को पता होता है कि उसका क्या काम है। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में मेनली इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब है हम ये देखते हैं कि किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी हमारे गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम देखते हैं कि परचेज करना है रॉ मटेरियल को, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करना है, रिसर्च का वर्क है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। तो इस तरह की कितनी एक्टिविटियां हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी, पहले हम उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड जो इसकी प्रोसेस इसका पार्ट है वो है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। इसके बाद हम उन एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब होता है जो सेम टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें एक ही पर्सन या एक ही डिपार्टमेंट ईजिली परफॉर्म कर सकता है, उन एक्टिविटीज़ का एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है। उसे एक सेम डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको उसकी स्टोरेज करनी है, तो ये तीनों वर्क अलग अलग डिपार्टमेंट को ना देकर हम परचेज डिपार्टमेंट को दे देते हैं। जैसे सेल्स के लिए सेल्स करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, रिसर्च करनी है, ये फंक्शन हम सारे सेल्स डिपार्टमेंट को सौंप सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम क्या करते हैं? जिस पर्सन को जो काम दिया गया है उस काम को करने के लिए हम उसे अथॉरिटी भी असाइन करते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते। किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके पास अथॉरिटी होना ज़रूरी है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इसके बाद हम जो पर्सन जिस भी पोस्ट पर है उसे उसकी ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं। जब भी ड्यूटी असाइन की जाती है तो ये देखना ज़रूरी है कि नेचर ऑफ वर्क, उस वर्क का नेचर कैसा है और उस पर्सन की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, तभी वो पर्सन अपने उस काम को अच्छे से कर पाएगा। तो इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है।
इसके बाद पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग के कुछ फंक्शन पर्पज आपको दिए गए हैं। फर्स्ट है डिवाइड वर्क टू बी डन इन स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या किया जाता है, वर्क्स और जॉब को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू। हर इंडिविजुअल को उसका टास्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड कर दी जाती है। कोऑर्डिनेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के हर एक टास्क को। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप एंड डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि सबको पता हो कि किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है, कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल होगा। इस्टेब्लिश फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाती है जिससे कि हर पर्सन को उसके काम के बारे में पता होता है कि उसे किसे इन्फॉर्म करना है, उसे ऑर्डर कहाँ से मिलेगा और वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल कहाँ होगा। एलोकेट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट किया जाता है, किस काम के लिए कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो वो तभी पता चलेगा जब एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करेंगे। क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट्स। हर तरह की जो भी जॉब है, जो वर्क है, जो टास्क है, उसको अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अरेंज करती है एक लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेट एंड एलोकेट राइट्स एंड ड्यूटीज। जिसमें क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, सभी पर्सन्स, सभी डिपार्टमेंट और सभी पोस्ट के बीच में एक चैनल को बनाती है जिससे कि सभी को उनके राइट्स और ड्यूटीज़ एलोकेट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग आप समझ चुके हो, लेकिन ये जो सब हम स्टडी कर रहे हैं आपको इतना पता होना ज़रूरी है कि हमें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी नीड हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है ताकि वो अपने एक डेफिनेट गोल को अचीव कर सके। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है हर एक पोजीशन के बीच में, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, जिससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी अथॉरिटीज़ का जो यूज है वो अच्छे से कर पाते हैं, जिससे किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और एक ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के साइज, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिकली इसके 5 पॉइंट्स हैं जो वो दिए जाते हैं, 5 टाइप्स है इसके। फर्स्ट है द फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड द डिविजनल स्ट्रक्चर, थर्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, फोर्थ है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, फिफ्थ है द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना सकती है। आपके सिलेबस में इसके सिर्फ फर्स्ट जो 2 टाइप हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो चलिए हम इन दोनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। It refers to the division of the whole enterprise according to the major activity to be performed by it. It means कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को उसकी मेजर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मेजर एक्टिविटीज़ जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, पर्सोनल है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो इनकी सब एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें इस डिपार्टमेंट के अंडर सौंप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग की एक्टिविटी के लिए अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, उसके अंडर उसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डाला जाएगा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट हम मेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर डालेंगे। इसी तरह फर्दर जो डिपार्टमेंट है जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है या पर्सोनल डिपार्टमेंट है, उनकी जो सब एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अलग से पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो F.W. टेलर द्वारा फॉर्म किया गया है और ये मेनली बेस है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन से।
स्पेशलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब हम किसी एक ही काम को बार बार करते हैं तो हम उस काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं, हम उस काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। अब इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट था तो उसके अंडर सिर्फ मार्केटिंग का ही काम है, तो वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसने दिया था, FW टेलर ने, और उसके किस प्रिंसिपल पे बेस है, वो स्पेशलाइजेशन पे। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन बेनिफिट ये है कि ये प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन बॉस। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉस होता है जिसे हम फंक्शनल मैनेजर बोलते हैं। जो भी आपको बताए गए थे कि अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स का जो हेड होता है उसे फंक्शनल मैनेजर बोलते हैं, और उस मैनेजर की तरफ से ही सारे ऑर्डर वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। फर्दर कुछ बेनिफिट इसके दिए गए हैं, जैसे क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। इसमें जो अथॉरिटी होती है वो क्लियरली डिफाइन होती है कि किस पर्सन को किस पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी अथॉरिटी है। उसके बाद करियर डेवलपमेंट के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पर्टिकुलरली एक काम करना होता है और उस काम में आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हो, जिससे करियर में आपके डेवलपमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कंफर्टेबल एंड इजी। ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी इजी होता है और कंफर्टेबल होता है हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेनली जो आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें इस स्ट्रक्चर का काफ़ी यूज किया जाता है। टेक्निकल एक्सपर्ट, क्योंकि इसमें एक ही डिपार्टमेंट के अंदर उसकी सब एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है, तो जो डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है, जो फंक्शनल मैनेजर होता है, वो टेक्निकली एक्सपर्ट होता है अपने काम में। फ्लेक्सिबल रिसोर्स असाइनमेंट, इसमें रिसोर्सेज को फ्लेक्सिबली असाइन कर सकते हैं, मतलब जिन रिसोर्सेज की जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज़रूरत होती है हम उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज का असाइनमेंट ईजिली हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, उसके जहाँ कुछ एडवांटेज हैं वहीं उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है नो अकाउंटेबिलिटी ओवर कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का तो जो कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है उसके लिए कोई एक पर्सन अकाउंटेबल नहीं होता। हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने काम के लिए ही अकाउंटेबल है, तो जो पूरा प्रोजेक्ट है आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। नो प्रोजेक्ट इम्पैसिस, जो भी आपका मेन प्रोजेक्ट है हर फंक्शनल मैनेजर उस प्रोजेक्ट के ऊपर कम ध्यान देता है, बल्कि अपने डिपार्टमेंट की इमेज, अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने पे ज़्यादा ध्यान देता है। लो कोऑर्डिनेशन अक्रॉस फंक्शन, जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप के मैनेजर्स, अलग अलग टाइप के पर्सन्स काम करते हैं, कहीं भी किसी चीज़ को लेकर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं उनका डेलीगेशन कम किया जाता है। सारी जो अथॉरिटीज़ होती है वो मेनली मेन हेड के पास ही होती है। वर्क डिले ड्यू टू रेड टैप का मतलब होता है एक लंबी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद किसी काम का कंप्लीट होना। और इसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी अगर कोई ऑर्डर है या कोई वर्क है तो वो डिपार्टमेंट के हेड के पास से मेन डिपार्टमेंट में आता है, उसके बाद सब डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ तक जाता है, तो उस काम को होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हैवी पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शनल मैनेजर होते हैं, तो वो सभी अपने अपने काम को बेटर दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते हैं। लैक ऑफ बिग पिक्चर व्यू, इस तरह के स्ट्रक्चर का कोई बड़ा पिक्चर व्यू आप शो नहीं कर पाते, ये काफ़ी सिंपल है, और ज़्यादातर बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें हम इस टाइप के फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं कर पाते। इसकी ऐसी ही कुछ कमियां थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए एक अलग डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया गया, जो हमारा सेकंड टाइप है। अभी उसको डिस्कस करते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
It refers to the division of the whole enterprise according to the major product to be manufactured by it. It means कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट तैयार करती है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर, मतलब हर एक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये उसकी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट तैयार करती है। वो प्रोडक्ट में भी डिफरेंट तरीके से हो सकता है या ज्योग्राफिकली वो अलग अलग जगह पर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकती हैं। तो इस तरह के बिजनेस के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर आपका बेनिफिशियल होता है। ये मेनली बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके द्वारा ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है, एक CEO कॉरपोरेशन है जिसमें कॉरपोरेट मैनेजर हैं, उसके नीचे आप देखिए कि 3 तरह के प्रोडक्ट को दिखाया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है जिसके अकॉर्डिंग इसे 3 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे वॉशिंग मशीन डिवीजन, लाइटिंग डिवीजन, टेलीविज़न डिवीजन। इसके नीचे सब पार्ट है जिसमें इन डिपार्टमेंट्स में जो जो एक्टिविटियाँ की जाएंगी उनको डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है डिविजनल स्ट्रक्चर के। फर्स्ट एडवांटेज है ईच डिवीजन कैन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। इसमें इसका मतलब है कि हर एक डिवीज़न एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करता है। जैसे वॉशिंग मशीन का जो डिवीज़न था वो भी सारी एक्टिविटी अलग अलग करेगा, जैसे परचेज करना है रॉ मटेरियल को, प्रोडक्शन करना है, उसकी सेल करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है। उसी तरह जो लाइटिंग का डिवीज़न है वो भी इन एक्टिविटीज़ को सेपरेटली परफॉर्म करेगा। सेकंड है ईच डिवीज़न गेट्स एडुकेट फ्रीडम, मतलब हर एक डिवीज़न को पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने काम को किस तरीके से करे। एक डिवीज़न का वर्क दूसरे डिवीज़न के वर्क को इफेक्ट नहीं करता। डिवीज़न मैनेजर्स बिकम एक्सपर्ट इन एरिया, जो भी डिवीज़न एक्सपर्ट होते हैं, जो भी डिवीज़न मैनेजर होते हैं वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो मेनली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अपना फोकस करते हैं। फोर्थ है रिमूव नीड्स फॉर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डिवीज़न बाय कॉरपोरेट मैनेजर। इसमें जो भी आपका कॉरपोरेट मैनेजर है उसको हर एक डिवीज़न का अलग अलग सुपरविज़न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए डिवीज़न मैनेजर्स होते हैं। क्योंकि वो अपने काम के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो अपने काम को अच्छे से करते हैं और अपने अपने डिवीज़न का खुद वो सुपरविज़न करते हैं। नेक्स्ट है डिविजनल मैनेजमेंट इम्प्रूव द यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि डिविजनल मैनेजर अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं तो वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। टाइमली एंड इफ़ेक्टिव डिसीजन कैन बी टेकन। इसमें डिसीजन टाइमली लिए जाते हैं, जल्दी लिए जाते हैं और इफ़ेक्टिव डिसीजन होते हैं क्योंकि कोई भी डिसीजन वो फ्रीली ले सकते हैं। उन्हें किसी दूसरे डिवीज़न की किसी भी तरह की कंसल्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब इन एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उन्हें भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है दिस स्ट्रक्चर इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है जो बड़े तौर पे की जाती हैं, जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, लेकिन ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। सेकंड है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी में हैपन इन डिफरेंट डिवीज़न। इसमें एक्टिविटीज़ का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि सेम रॉ मटेरियल को परचेज करता है, फर्स्ट डिवीज़न भी परचेज करेगा, सेकंड भी और थर्ड भी, तो वही सारी एक्टिविटी जैसे रॉ मटेरियल को परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये एक्टिविटी दोबारा हर एक डिवीज़न में होती हैं। थर्ड है आपका व्हेन ईच डिवीज़न इज इंगेज इन इंडिपेंडेंट सर्विस कॉस्ट में भी इंक्रीज, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ हर डिपार्टमेंट है जो हर डिवीज़न है अलग अलग से करता है तो इससे क्या होती है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है। हेडक्वार्टर्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल ईच डिवीज़न। जो हेडक्वार्टर होता है, जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होता है, उसके लिए हर एक डिवीज़न पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक बड़े लेवल का बिजनेस होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग या जियोग्राफिकली उनको डिवाइड किया जाता है। तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि जो आपका हेडक्वार्टर है वो सबके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रख सके। नेक्स्ट है व्हेन ईच डिविजनल मैनेजर सेफ गार्ड हिज इंटरेस्ट अलोन ही इग्नोर द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो मैनेजर्स होते हैं डिवीज़न के, जब वो अपने अपने
इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, अपने अपने डिवीज़न के बेनिफिट के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होता है उसको इग्नोर करने लगते हैं। तो देखिए, अब हमने दोनों ही तरह के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का बेनिफिट, उनके मेरिट्स, उनकी डिमेरिट्स को डिस्कस किया है। अब एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको इनके मीनिंग और इनमें जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो सके। डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसमें बेसिक दिए हुए हैं, जिसके बेस पे हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। सेकंड कॉलम में फंक्शनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट आपका जो डिफरेंस का जो पॉइंट है वो है नेचर। नेचर के बेस पे कैसे हम डिफरेंस करेंगे। फंक्शनल डिपार्टमेंट में पूरा फोकस फंक्शनल डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, सारा फोकस इन्हीं के ऊपर किया जाता है, जबकि डिविजनल जो स्ट्रक्चर है उसमें फोकस प्रोडक्ट पे या फिर रीजनल लेवल पर किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है आपका वो कैसा होता है, सिंपल होता है। और जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं, काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इस स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी फंक्शनल स्ट्रक्चर में सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन होती है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी जो होती है वो मेन हेड अपने पास रखते हैं, अथॉरिटीज़ का डेलीगेशन इसमें कम किया जाता है। जबकि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज होती है, उसमें अथॉरिटीज़ का डेलीगेशन अपने सुबॉर्डिनेट को कर दिया जाता है। जैसे अलग अलग डिवीज़न के जो भी हेड हैं उनको पूरी अथॉरिटी होती है कि वो अपने डिवीज़न में किस तरह से वर्क को करें। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल फर्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें कंट्रोल इजी होता है, क्योंकि सारा कंट्रोल मेन हेड के हाथ में होता है। और सेकंड में कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अलग अलग डिवीज़न होते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में वो होते हैं, तो मेन हेड के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरे के ऊपर कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशनल फ्रीडम। ऑपरेशनल फ्रीडम आपके फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अथॉरिटी का जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, और जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें फ्रीडम ज़्यादा होती है। डिवीज़न हेड जो होते हैं वो अपनी पूरी फ्रीडम के साथ अपने डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब सारे ही डिपार्टमेंट मिलकर एक मेन गोल के लिए काम करते हैं, जिसके अचीव ना होने पर सभी को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। लेकिन जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक डिवीज़न हेड की सिर्फ अपने डिवीज़न के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लास्ट पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेबल होता है, और जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई होप कि इस डिफरेंस के बाद आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। इसी की हेल्प से आप अपने फर्दर जो आपको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकोगे। थैंक यू।